आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक्सरसाइज 7 है आप लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का। और पहले ये जाने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता क्या। तो दो तरह का रिकॉर्डिंग होता है हमारे यहाँ, दो तरह का सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, एक है डबल एंट्री सिस्टम, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट को लिखते हैं, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को कितना बार रिकॉर्ड करते हैं, 2 बार। एक को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। तो आज तक तो आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे, क्लास 11 12 है ना, सेमेस्टर 1 ये आप डबल एंट्री सिस्टम पढ़े। लेकिन अब पढ़ने जा रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम का ही दूसरा नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट मतलब क्या, कंप्लीट रिकॉर्डिंग हो रहा है या आधा अधूरा हो रहा है। नाम से ही पता है आधा अधूरा हो रहा है, अपूर्ण है, पूरा है ही नहीं। इसका मतलब है सिंगल एंट्री सिस्टम। इसी का दूसरा नाम क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल मतलब क्या, एक बार ही एंट्री कर रहे हैं सर, एक ट्रांजैक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि जो डबल करता है उसको क्या सुविधा है, और अगर सिंगल लिखेगा तो कितना परेशानी है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में याद रखना है कि केवल एक ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को लिखा जाता है, एक पक्ष को लिखा जाता है, चाहे वो खरीदने वाला हो चाहे वो बेचने वाला, एक ही साइड को लिखेगा। अब पता है सिंगल एंट्री सिस्टम में जब एक साइड लिखा जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन के, तो ये कहाँ पे यूज होना चाहिए, छोटे बिजनेस में या बड़े बिजनेस में। ये छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल होता है। जितना छोटा बिजनेस है, चाहे पान बेचने वाला, चाय बेचने वाला, राशन बेचने वाला, उसके लिए बेटर है। तो जितने छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उसके लिए जो सूटेबल टेक्निक है, वो सूटेबल टेक्निक है सिंगल एंट्री सिस्टम। और जैसे आपका बिजनेस का साइज बड़ा होगा, जैसे आपका बिजनेस बड़ा होगा, ये सिंगल एंट्री सिस्टम काम नहीं करेगा। वहाँ पे आपको क्या करना होगा, डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। तो इस बिज़नेस को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग किसमें, डबल एंट्री सिस्टम में। ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे आप अपने बिजनेस को सिंगल एंट्री सिस्टम से डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्सन ऑफ सिंगल टू डबल। ये भी हम लोग को पढ़ना है इसमें, और आपको बनाना भी इसमें न्यूमेरिकल वहीं से आएगा कि अगर कोई बिजनेसमैन गलती से सिंगल एंट्री सिस्टम रख रहा था और उसका ट्रांजेक्शन ज़्यादा था, लेन देन खूब है, समझ गए, 50 लाख का कपड़ा बेच देता है साल भर में, और हिसाब किस में रखता है, सिंगल में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ लिया, नोटिस भेजा, और बोला आज से तुम पहले 4 साल पीछे से अपना सिंगल को डबल करो। अब बताइए, जो आदमी सिंगल एंट्री सिस्टम रखता था, आधा लिखता था आधा गायब कर देता, उसको बोलो कि 4 साल पीछे से तुम अपना डबल एंट्री सिस्टम करो, तो याद रखिएगा वो बिजनेसमैन रोएगा बैठ के और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डबल करने के लिए क्या क्या चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए, और उसको कुछ भी नहीं मालूम है। वो बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, कुछ जानकारी नहीं रखा है। ऐसे में उसको कैसे कन्वर्सन करेंगे। तो वहाँ सीए का सहारा लेता है, और आप जैसे अकाउंटेंट का सहारा लेगा। अक्सर हमारा सिंगल था, उसको किसी हालत में डबल कर दो, जो पैसा लेना ले लो भैया। तो वहाँ चार्टर्ड क्या करता है, उसके सिंगल एंट्री सिस्टम को किस में बदल देता है, डबल एंट्री सिस्टम, और फिर वो बिजनेसमैन सही हो जाता है। फिर डबल एंट्री सिस्टम में आगे अकाउंटिंग रखेगा, कोई दिक्कत है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम कौन सा रिकॉर्ड है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक लेने वाला एक देने वाला। तो डबल में दोनों के खाते में लिखा जाता है, सिंगल बोलता है एक के खाते में लिखेंगे। दूसरा जो सिंगल में लिखा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ सिंगल एंट्री सिस्टम समझ गए कि इसमें क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन के एक एस्पेक्ट को लिखेंगे, एक पार्टी को लिखेंगे, उसी के बुक में लिखेंगे, दोनों के बुक में नहीं लिखेंगे। जैसे राशन दुकानदार क्या करता है, जब आप सामान खरीदते हैं तो अपने यहाँ लिखता है, आपको तो लिख के नहीं देता, तो इसको बोलते हैं सिंगल। और अगर दोनों में लिखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, डबल। तो हम लोग को सिंगल एंट्री सिस्टम में जो सबसे बड़ा डिमेरिट है, वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम में किसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब अगर किसी आदमी को बेच रहे ना तो ही लिखेगा दुकानदार, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को नहीं लिखता है। देखिएगा, सिंगल एंट्री सिस्टम में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को नहीं लिखा जाता है, सिर्फ किसको लिखा जाता है। अब दुकानदार का बात बताओ, सामान बेचेगा रमेश को, गणेश को, महेश को, तो लिख देगा डायरी में, लेकिन कभी डेप्रिसिएशन लिखते देखें, कभी रेंट लिखते देखें, नहीं, कोई मतलब नहीं। ना रेंट का एंट्री करेगा, ना डेप्रिसिएशन का एंट्री करेगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं। उसको क्या लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, पर्सनल अकाउंट। बैंक का हिसाब किताब रखेगा, किस आदमी को उधार बेचें उससे, किससे लेना है उससे, किसको देना है उसका, यही हिसाब किताब रखा जाता है। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल कौन से अकाउंट का रिकॉर्डिंग होता है, पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को इग्नोर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, तीनों का अकाउंटिंग होता है, पर्सनल अकाउंट भी, रियल अकाउंट भी और नॉमिनल अकाउंट भी। कोई दिक्कत है। तो पहला चीज़ समझे, पहला ये समझे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। पहला क्या समझे, सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब कोई भी देश का अदालत या कोई भी कानून उसको सही नहीं मानता है।
वो गलत सिस्टम है। आधा लिखे आधा गायब कर दिया, इनकम्प्लीट है, तो ना कोई कानून सही मानेगा, ना कोई अदालत सही मानेगा, कोई सही नहीं मानेगा। तो ऐसे रिकॉर्डिंग को बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? केवल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब समझते हैं, व्यक्ति का नाम जो होगा ना उसी का अकाउंटिंग यहाँ करेंगे। यहाँ हम लोग रेंट का अकाउंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग फर्नीचर को नहीं लिखते हैं, कंप्यूटर को नहीं लिखते हैं, ना डेप्रीसिएशन लगाता है। पूछे किसी राशन के दुकानदार से कि डेप्रीसिएशन लगाते हो, बोले नहीं जानते हम। हाँ या नहीं? बहुत सारा है। आप बोलो बताओ रेंट का अलग लेजर रखते हो, बोले नहीं कोई लेजर नहीं, खाली बस डायरी में लिख देते हैं कि हमने इस महीना का रेंट दिया या नहीं दिया। लेकिन कोई लेजर नहीं बनाते, कोई जर्नल नहीं बनाते रेंट को लेके, कोई जर्नल नहीं बनाते सैलरी को लेके, किसी भी तरह का नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। उसको पूछिए कि अभी आपके बिजनेस में कितने का एसेट्स है, ये जो काउंटर वगैरह देख रहे हो कितना का एसेट्स है, तो उसको याद होगा कितना बनाने में लगा ना, वही बताएगा कितना रुपया लगा था बनाने में। बताओ जी 5 साल से यूज़ कर रहा है, अगर 5 लाख रुपये का फर्नीचर शोरूम बनाया और 5 साल से यूज़ कर रहा है तो आज भी 5 ही लाख का होगा। डेप्रीसिएशन बताएगा ना वो, लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड ही नहीं करता, वो लिखता ही नहीं। केवल किसको लिखता है? तो 3-4 बात सीखे। सबसे पहला ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। दूसरा, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या लिखा जाता है? पर्सनल अकाउंट को लिखा जाता है। तीसरा, सिंगल एंट्री सिस्टम कहाँ लगता है? छोटे बिजनेस में कि बड़े बिजनेस में? छोटे बिजनेस के लिए सूटेबल है। तो आज तक तो आप बड़ा बिजनेस का अकाउंटिंग सीखें। देखिए छोटा बिजनेस का अकाउंटिंग कैसा होता है। हम लोग आज क्या सीखने जा रहे हैं? छोटा बिजनेस का अकाउंटिंग कैसा होता है। कोई दिक्कत है? आप लोग, हमको लगता है सारे बच्चे जहाँ बैठे हैं छोटा बिजनेस को तो सब जानते हैं। टाटा कंपनी में कोई नहीं गए हो, लेकिन छोटे बिजनेस का हिसाब किताब तो सब देखो। दूध बेचने वाला कैसे लिखता है, चाय बेचने वाला कैसे लिखता है, फल बेचने वाला कैसे लिखता है, राशन बेचने वाला कैसे लिखता है, सब लोग जानते हो कि नहीं? और देखते हैं कितने जानते हो। अभी हम आपसे सवाल पूछने वाले हैं, तब ना जानेंगे कि कितना आप जानते हो। तो पहला हम लोग को ये देखना है कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। ये समझ गए? सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। इसमें आधा ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है और आधा ट्रांजेक्शन को छोड़ दिया जाता है। उसी को लिखा जाता है जो किससे रिलेटेड होता है? पर्सनल अकाउंट से। ये किसके लिए सूटेबल होता है? छोटे बिजनेस में, जिनको अपने यहाँ डबल एंट्री सिस्टम रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई इसमें अपना हिसाब किताब रखेगा तो उसको टैक्स नहीं देना है। कोई राशन दुकानदार को पूछना तो टैक्स देता है? कुछ नहीं। लेकिन जिस दिन आप अपना हिसाब किताब डबल में रखना शुरू कर दिए, आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिस दिन आप डबल में रखना शुरू कर दिया, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। आप जब तक इधर हो कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं आपसे। तो क्या लगता है आप लोगों को, सिंगल ज़्यादा बेटर है या डबल बेटर है? आप लोगों को क्या लगता है? छोटा बिजनेस है तो सिंगल बेटर है, लेकिन जैसे बिजनेस का साइज़ बड़ा होगा डबल बेटर है। भले आपको लग रहा है कि हमको टैक्सेस देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बताइए बड़ा बिजनेस है और सिंगल रखेंगे तो जितना आप टैक्स दीजिएगा ना, उससे ज़्यादा आपका स्टाफ मार लेता होगा। आपका स्टाफ ही अगर मार ले कोई पैसा, तो आपको कैसे मालूम कि हमको वहाँ फ़ायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है? राशन के दुकान में उसका स्टाफ अगर मार ले पैसा या डंडी मार ले, कोई सामान ही लेके चला जाए, तो आपको कैसे मालूम कि सामान चोरी हुआ या नहीं हुआ? राशन दुकान में मालूम चल जाएगा? स्टाफ अगर लेके चला ही गया तो मालूम चल जाएगा? नहीं। क्या करोगे? रोज़ पैकेट चेक करोगे उसका? कुछ नहीं सर। चलो चेक करते रहो भाई पैकेट। आप वो क्या करेगा? जब देखेगा दोपहर में आप खाना खाने जाते हो, उसमें अपने बेटे को बुलाएगा कि आना जी 2 बजे मालिक खाना खाने जाता है, उसी समय 2 काजू का पैकेट दे दिया, बस और कुछ नहीं करना। 2 काजू का पैकेट दे देना, 1000 रुपये निकल गया। आप काउंटर में ताला लगा गए खाना खाने, जाइए, पैसा काहे का निकालेंगे हम? निकालेंगे क्या? कुछ नहीं। तो आप कैसे पकड़ोगे बताओ? अब बोलोगे सर आप कैमरा लगा देंगे। पहले तो कैमरा नहीं था, अब कैमरा लगा देंगे। क्या लगता है कैमरा लगाने के बाद भी गड़बड़ी कर सकता है? वो कर सकता है। अपने दोस्त से सेटिंग कर लिए, शाम में आना बहुत भीड़ रहता है, तुमको हम 3 चीज़ एक्स्ट्रा दे देंगे, बाहर हमको खाली 100 रुपये दे देना। उसी वाला सामान में ब्लैक प्लास्टिक में डालते चला गया, मालिक को बोला देखिए ये सामान है, ये सामान, मालिक बिलिंग कर रहा है, तब तक 2 सामान एक्स्ट्रा डाल दिया, लीजिए हो गया भैया, बाहर ले सकता है 100। ये भी आपको सिखा रहे कैसे करना है, हाँ या नहीं? कैसे करना है वो भी हम आपको सिखा रहे, कैसे चीटिंग करना है। क्या कर सकता है कि नहीं कर सकता? उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन क्या बैंक में कोई कर सकता है? बैंक का स्टाफ को मन नहीं करता होगा जब पैसे का पूरा भंडार देखता होगा? तो बस एक बंडल तो 200 वाले निकालना है, सीधा 2 लाख पहुंच जाएगा, 100 रुपये करेगा। 100 बंडल अगर नोट रहा तो कितना हो गया? 2 लाख। एक बंडल बस खींचना है, किसी तरह खिड़की उड़की से फेंक दें या जूता के अंदर डाल दें, रोज़ तो चेक नहीं होता है। क्या लगता है कर सकता है वो? यही बात आपको ध्यान देना है, ठीक है? यही बात आपको ध्यान देना है कि डबल एंट्री सिस्टम में कोई चांसेस नहीं है सर, कोई उपाय नहीं है चीटिंग करने का, आप पकड़े जाओगे।
इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इतना बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, रिलायंस, टाटा, इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा फैक्ट्री इसका, और इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है। सोचिए कहीं कोई मिस्टेक नहीं, कभी देखें 5 रुपये भी उसका स्टाफ नहीं मार सकता, क्योंकि ऐसा टेक्निक लगा रखा है कि वो मारने का चांस ही नहीं। लेकिन अगर वो अभी बिजनेस अपना इसमें रखता तो बर्बाद हो चुका होता, कोई कहीं भी मार लेगा। इसीलिए एक तरफ नुकसान दिखता है कि टैक्सेस देना पड़ेगा, दूसरी तरफ बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि मेरा अकाउंटिंग ठीक हो जाएगा। जब जिसका अकाउंटिंग ठीक है उसका बिजनेस ठीक है, जिसका अकाउंटिंग ठीक है उसका बिजनेस ठीक है। इसलिए आपको क्या लगता है सिंगल से ज़्यादा बेटर कौन है? लेकिन बताओ, अगर सरकार बोल दे एक चाय बेचने वाले को तुम कंप्यूटर रखो सामने, जो भी चाय पिएगा कंप्यूटर से बिल तुम जनरेट करके दोगे, क्या पॉसिबल है? सब्जी बेचने वाला कंप्यूटर बिलिंग देगा, पॉसिबल है? अगर पॉसिबल हो भी ना तो उसका कुछ बचेगा ही नहीं। कंप्यूटर चलाना खुद नहीं जानता, एक लड़का रखेगा बिलिंग करने के लिए, हाँ या नहीं? वो लड़का बोलेगा 5,000 रुपये दीजिए, जितना वो कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा तो वो दे देगा। फिर कंप्यूटर का प्रिंटर कभी ख़राब हो गया, कभी पेज का खर्च है तो नहीं बच पाएगा। इसलिए सरकार बोलती है कि जाओ तुम लोग छूट है, तो वैसे बिजनेसमैन को सिंगल एंट्री सिस्टम में रखने का छूट है। अब जाओ सिंगल ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने नहीं जाएगा। तो जो छोटा बिजनेसमैन होगा वो सिंगल रखेगा, जो बड़ा बिजनेसमैन होगा वो डबल रखेगा। अब डबल और सिंगल में क्या अंतर है तो फिर से सुनिए, डबल और सिंगल में बताते हैं। डबल में क्या था कि तीनों पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल, तीनों का ना रिकॉर्ड किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल तीनों को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें किसको रिकॉर्ड किया जाता है? पर्सनल अकाउंट। डबल एंट्री सिस्टम में किसी ट्रांजैक्शन के दोनों पक्ष को, दोनों साइड को रिकॉर्ड करते हैं। सिंगल में किसी एक साइड को रिकॉर्ड करते हैं। डबल में क्या करते हैं? दोनों साइड को, और सिंगल में क्या करते हैं? एक साइड। डबल एंट्री सिस्टम लीगल है, सही माना जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम लीगल नहीं माना जाता है ना, जिसको कंप्लीट बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट रिकॉर्ड है, कंप्लीट हो गया, कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, सबका लिख दिए। और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। डबल एंट्री सिस्टम वाले को टैक्स देना पड़ता है, सिंगल एंट्री सिस्टम वाले को टैक्स नहीं देना पड़ता, हाँ या नहीं? ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसको सही नहीं माना जाता, उसको सही माना जाता है। ये डिफरेंसेस है जो आप पढ़ेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में क्या अंतर है, वो आपकी बुक में लिखा हुआ, उसको पढ़ना है। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है कि हम कैसे कंप्यूट करेंगे प्रॉफिट। डबल एंट्री सिस्टम में तो प्रॉफिट निकालने का तरीका आप सब लोग जानते हो, क्या करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने के लिए? अभी हम लोग डिपार्टमेंटल पढ़ रहे थे, ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं ना, और कहाँ से प्रॉफिट निकलता है? जर्नल बनाने से प्रॉफिट निकलता है क्या? लेजर से प्रॉफिट निकलता है? ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट निकलता है? डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट? कुछ नहीं। सिर्फ एक ही लेजर है प्रॉफिट निकालने के लिए डबल एंट्री सिस्टम में, उसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में अगर प्रॉफिट निकालना है तो क्या करना चाहिए बताइए? क्या लगता है ना, मिठाई बेचने वाला या सब्जी बेचने वाला कैसे प्रॉफिट निकालता होगा? सब जानते हो यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ, आप लोग से पूछते हैं जी, बिल्कुल सब जानते हो। प्रॉफिट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग, आप सब जानते हो क्या जी? सुबह सुबह एक आदमी क्या किया, 500 रुपये का सेब खरीदा पेटी भर के और ठेला पर लगा दिया और लगा बेचने, और सारा सेब बेच के 800 रुपये घर लेकर आया। कितना कमाया होगा? कैसे बता दिया आप? यही तो किए थे। क्लोजिंग कैपिटल उसका 800, ओपनिंग कैपिटल कितना? 500, माइनस करके ना निकाले, तो अभी चुप लगा देते हो। एग्जाम्पल समझाने से समझ में आता है, हाँ? तो याद रखना है कि क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन चूँकि बिजनेस है, कभी कभी कुछ और भी हो जाता है। कुछ और का मतलब है, जब यहाँ से गया देखा सेब बिक रहा है, पूरा बिक गया सारा सेब, तो बीच में और पे एक पेटी खरीद लिया, और एक पेटी खरीद लिया। और बताओ जी, 500 शुरू में लगाया था और 400 रुपये में एक और पेटी खरीद लिया, और टोटल शाम में जो लेकर आया वो 1300 लेकर आया, तो प्रॉफिट कितने का? फिर 500 का खरीदा था और 400, 900 रुपये उसका ओपनिंग कैपिटल हो गया। हुआ? ओपनिंग कैपिटल 500 है, वो जो 400 एक्स्ट्रा लगा है ना उसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल टोटल मिला के 900 रुपये हो गया, और बेचा कितने में है? 1300 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का गया? 400। ये बात समझ में आ रहा है? तो और भी तो बहुत कुछ आता है, एडिशनल कैपिटल आता है, ड्राइंग्स कर लिया तो हम लोग पूरा फॉर्मेट में बताते हैं कि कैसे प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे, ठीक है? ये तो नॉर्मल चीज़ हो गया कि सिंपल हम लोग ये 11th में पढ़े होंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा, हम लोग थोड़ा लंबा चलते हैं और देखते हैं सारा एडजस्टमेंट करके कि कैसे कंप्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन
सिंगल एंट्री सिस्टम। तो यहाँ बताते हैं आपको पूरा फॉर्मेट में, और बस यही काम करना और कुछ नहीं। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या तो नेट लॉस निकलेगा। अब क्या क्या इसके अंदर आएगा हम लोग देखते चले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, और इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है तो ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन, ये तीनों को ऐड करके बाहर कर देंगे। अब इसमें लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग, ये बात समझ रहे हैं क्या हम लिख रहे हैं? क्लोजिंग मेरा कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा टोटल कितना क्लोजिंग है, उसमें ओपनिंग जो होगा माइनस कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल में क्या क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल आता है, एडिशनल कैपिटल आता है, एडिशनल, ये दोनों इसमें लेस कर देंगे, तब क्या निकलेगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें हम लोग लेस करेंगे एडजस्टमेंट्स, बहुत सारे एडजस्टमेंट है कि नहीं? एडजस्टमेंट्स क्या क्या एडजस्टमेंट आता है? बैड डेप्ट, बैड डेप्ट्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, क्या ये सब आ सकता है इसमें? जितने खर्चे होते हैं जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हम लोग यहाँ लेके जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, हालांकि उतना ज़्यादा लिखने जो होते हैं ईटीसी कर देते हैं। जितना भी ये होगा इसको लेस कर देंगे इसमें, और तब जो बचेगा मेरे पास ये या तो प्रॉफिट आएगा और या तो बताइए लॉस कब मानेंगे? प्लस में आएगा तो प्रॉफिट और माइनस में आएगा तो लॉस। ये बात ध्यान देना। यहाँ जो आंसर आएगा, या अगर यहाँ वाला आंसर जो यहाँ आंसर आता है, अगर यहाँ का आंसर प्लस में दिख गया तो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट, और माइनस में आ गया तो क्या कहलाएगा? लॉस। किसी को कोई दिक्कत है? और यही फॉर्मेट है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ हम लोग इतना लंबा बनाते थे ट्रेडिंग पीएल, यहाँ कोई ट्रेडिंग पीएल नहीं, सीधा सीधा माइनस करेंगे, इससे ज़्यादा आइटम आएगा नहीं। अब एडजस्टमेंट्स कुछ भी लिखा रहेगा, जो भी एडजस्टमेंट लिखा रहेगा उसको यहाँ माइनस कर देंगे। जो मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, जो भी एडजस्टमेंट मेरे प्रॉफिट को घटाता है, वो उसको यहाँ क्या करना है? लेस कर देना है। कोई दिक्कत है इसमें? किसी नाम में दिक्कत है? देखिए तो किसी भी नाम में दिक्कत आप पूछ सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। एडिशनल कैपिटल मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल जो हम बीच में लगाते हैं। शुरुआत में तो ओपनिंग कैपिटल लगाते हैं, शुरू में पैसा लगाए उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, और बीच में अगर जरूरत पड़ा फिर पैसा लगाएं तो उसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। कोई दिक्कत है? हाँ, क्लोजिंग कैपिटल बचा हुआ नहीं, क्लोजिंग कैपिटल जो सबसे लास्ट में मेरा निकल के आया है, क्लोजिंग कैपिटल जो लास्ट में आया है मेरे पास फाइनली, वो क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें ड्राइंग जोड़ देंगे। जैसे अभी यहाँ देखिए, इसमें अगर समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। बताओ जी, 500 रुपये का सेव लेके चले, वो बिजनेसमैन 500 का सेव लेके चला, पहुँचा गांधी मैदान, उसका बेटा आ रहा था उधर से स्कूल से, बोला पापा 100 रुपये दीजिए, मम्मी बोलिए देने के लिए। अब उसके पिताजी क्या किए? 100 रुपये दे दिए। 500 रुपये लेके चले थे सेव 500 का, और 100 रुपया बेटे को बीच में दे दिए, और शाम होते होते वो 800 रुपये घर भी लेकर आए। तो कितना कमाए होंगे? प्रॉफिट कितना कमाए होंगे? 400। कैसे निकाल दिए आप? कैसे कैसे निकाले बताइए? तो क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को जोड़ दिए। क्लोजिंग कितना लेकर आए? 800, 100 रुपये ड्राइंग था, जोड़ दिए, 900 हुआ, उसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दिए, तब ना प्रॉफिट निकला। क्या लगता है? क्लोजिंग में ड्राइंग को जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए? जोड़ना चाहिए। कि भैया हमारा 800 रुपये लेके घर आए, 100 रुपये तो बच्चा मेरा ले लिया था, तो ड्राइंग ही ना था, तो 800 और 900, 900 में से हमारा ओपनिंग कैपिटल कितना लगा? 500 रुपये। तो बात वही हुआ ना, आप ओपनिंग में माइनस करो ड्राइंग को और माइनस इसको करोगे तो वही बात ना होगा, लेकिन ओपनिंग में नहीं, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। क्लोजिंग में इसको माइनस करना है। क्लोजिंग में किसको माइनस करना है? ओपनिंग को। ओपनिंग में क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो लॉस होगा। ओपनिंग में क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो क्या होगा? लॉस होगा। लॉस में उल्टा चलेगा, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आया? तो ये हमारा फॉर्मेट है और इसी के अकॉर्डिंग बनाना। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा आप लोगों को निकालने में, वो निकालने में होगा क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल।
जिस क्वेश्चन में निकाल के दे दिया अच्छी बात है, जिस क्वेश्चन में निकाल के दे दिया बहुत अच्छी बात है, जिसमें नहीं निकाल के दिया है ना उसमें आपको परेशानी हो जाएगी ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालने में। बताइए कैसे निकलेगा, आप लोग बता सकते हो? कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सब बचपन भूल गए हो? 11th क्लास 11th में बताया गया था कि बताओ कैपिटल कैसे निकालते हैं, बचपन से पढ़े हो सब लोग। कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी होगा, या लायबिलिटीज़ कर सकते हो, बहुत सारा लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटीज़। कोई दिक्कत? अब बताइए कैपिटल बराबर था तो ओपनिंग कैपिटल बराबर क्या होगा बताओ? अरे ओपनिंग खाली जोड़ देना ना सबको। ओपनिंग कैपिटल बराबर क्या होगा? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़। क्लियर? और क्लोजिंग कैपिटल बराबर क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल बराबर होगा क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज़। याद रहेगा? इसका मतलब है कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी दिया रहेगा। फिर से सुनिए, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो आपके क्वेश्चन में ओपनिंग एसेट दिया हुआ होना चाहिए, रहता है, और क्लोजिंग ओपनिंग लायबिलिटी भी दिया होगा। ये दोनों दिया होगा तभी ना निकालेंगे। अगर क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है तब क्या निकालना पड़ेगा? क्या क्या दिया होना चाहिए? क्लोजिंग एसेट दिया होना चाहिए, क्लोजिंग लायबिलिटी, और ये रहेगा। जो मिसिंग रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा। जैसे किसी क्वेश्चन में ये लिख दिया कि ओपनिंग कैपिटल 50,000, ओपनिंग कैपिटल लिख दे दिया तो फिर दे दिया तो ये सब नहीं देगा, ये नहीं ना देगा। अब लिख दिया ओपनिंग कैपिटल तो ये सब इग्नोर मारा, ये सब नहीं दिया, और सिर्फ क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी दिया तो इससे तो क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे ना। तो आपको गौर करके ये देखना है कि मेरे पास दिया क्या है। अगर ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी सब दिया हुआ है तो ऐसे में मानना कि हमको दोनों निकालना पड़ेगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, और अगर ऐसे निकालने का मन नहीं है तो बैलेंस शीट बना के निकाल दीजिए। बैलेंस शीट में दोनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है। एक साइड एसेट लिख दीजिए, एक साइड लायबिलिटी लिख दीजिए, माइनस करेगा अपना कैपिटल आ जाएगा। क्योंकि एसेट जरूरी नहीं ना कि एक ही होगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर सब है तो सबको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ओपनिंग एसेट मतलब क्या? 5 एसेट है तो पाँचों को जोड़ के नहीं लिखना होगा। तो इससे बेटर ये है कि हम उसको बैलेंस शीट बना के और निकाल लेंगे। समझते हैं क्या बोल रहे हैं? बैलेंस शीट बना के निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं? यहाँ बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, उसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के निकालेंगे कि कौन सा मेरा ओपनिंग कैपिटल होगा और कौन सा मेरा क्लोजिंग कैपिटल होगा। जैसे यहाँ देखिए, जो मिसिंग होगा उसी का बनाना है। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है तो फिर क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देंगे। अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया है, ओपनिंग निकालना है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना देंगे। और दोनों गायब है तो दोनों का बैलेंस शीट बना देंगे। तो हम यहाँ फॉर्मेट दे देते हैं दोनों के बैलेंस शीट के लिए। ये दिख रहा है सबको ना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे हम। ये भी फॉर्मेट आपको दे रहे हैं क्या? बैलेंस शीट नाम नहीं इसको बोलते हैं। ठीक है, मान लो ये ओपनिंग डेट का है, ये लिख देते हैं 1 अप्रैल 2020 कर देते हैं, और इसका होगा 31 मार्च 2021, 1/4/2020 और 31/3/2021। इधर ध्यान दीजिए सब लोग। देखो दोनों में से एक तरीका, या तो आप इस फॉर्मूले से बनाओ या तो इससे बनाओ, या तो अगर इसमें नहीं समझ में आता है कि सर बहुत सारे एसेट रहेगा तब कैसे जोड़ेंगे। जैसे यहाँ क्या लिख दिया फॉर्मूला? ओपनिंग एसेट। अब दिया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बैंक, बहुत सारा एसेट दे दिया। तो या तो सबको साइड में जोड़ो और यहाँ लिख दो, और अगर उतना जोड़ने का मन नहीं है तो डायरेक्ट क्या बना देंगे? बैलेंस। यानी दो सिचुएशन से आप ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, एक फार्मूला बेसिस और एक अकाउंटिंग बेसिस। यह है फार्मूला बेसिस, वो क्या है? अकाउंटिंग। तो हम अकाउंटिंग जो आपको अच्छा लगता है, जो लगता है इजी है, अकाउंटिंग में इजी है तो वो लगाइए, और फार्मूला इजी है तो ये लगाइए। तो इसमें कैसे निकालेंगे बताइए? सारे एसेट्स को यहाँ लिखेंगे। अब हम सबका नाम नहीं लिखने वाले। एसेट में ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखेंगे, होगा। इधर क्या रहता है? लायबिलिटी। जो भी रहेगा लिख देंगे नाम, ओपनिंग इधर लिखेंगे, क्लोजिंग इधर लिखेंगे। हाँ या नहीं? देख लो, सारे एसेट्स एक साथ लिखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ, और लायबिलिटी भी ओपनिंग क्लोजिंग एक साथ। तो जब माइनस करके निकालेंगे एसेट माइनस लायबिलिटी तो क्या निकलेगा? एसेट में लायबिलिटी माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? कैपिटल ही तो निकलेगा। क्या निकलेगा?
कैपिटल निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं BF। अब बताओ ये जो निकलेगा कौन सा कैपिटल कहलाएगा? ओपनिंग। और ये जो निकलेगा कौन सा कैपिटल? क्लोजिंग। तो इससे बेटर आपको यही लगेगा क्योंकि इसमें अरेंज करके सब दिया हुआ है और इसमें सबको जोड़ना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी आपको कैपिटल निकालना हो तो अकाउंटिंग फॉर्म को यूज़ करना है, अकाउंटिंग टेक्निक को यूज़ करना है। ये जो हम लोग फार्मूला बेस पर निकाल रहे हैं इसको यूज़ नहीं करना है। कोई दिक्कत है? तो हम लोग जब भी इस्तेमाल करेंगे तो अकाउंटिंग वाले को इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मेट को लिखिए। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं, बहुत ही आसान है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिया? 1 का A। पहले हम लोग क्वेश्चन लिख ले, क्या दिया हुआ है? बोल रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। या तो प्रॉफिट निकालो या तो लॉस निकालो। तो देखते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले क्या क्या दिया बताइए। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? ओपनिंग कैपिटल दिया है 17,000। और क्या दिया है? ड्राइंग दिया हुआ है 3,000। एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है आपके पास। एडिशनल कैपिटल है 700। क्लोजिंग कैपिटल भी दिया हुआ है 29,000। देखो और आप इससे निकालने बोल रहे हैं तो कुछ नहीं करना। जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बताया ना, वो जो फॉर्मेट बताए हैं बस उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बताते हैं क्या उसका नाम था। उस फॉर्मेट का था स्टेटमेंट ऑफ। देखो PL बनाने का दो तरीका, PL बनाने का दो तरीका। एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म, देखिए ये बना रहे हैं। एक होता है अकाउंटिंग फॉर्म जो आप लोग पहले बनाते थे। अभी डिपार्टमेंटल में जो आप PL बनाए थे वो कौन सा फॉर्म में था? अकाउंटिंग, जिसमें डेबिट क्रेडिट है ना, अकाउंटिंग फॉर्म में था। यहाँ जो बना रहे हो कौन से फॉर्म में है? स्टेटमेंट फॉर्म में। समझ आई बात? ये कौन से फॉर्म का PL अकाउंट है? कौन सा तरीका का PL अकाउंट है? दो तरीके से बनता है, एक स्टेटमेंट में बनता है, एक अकाउंटिंग में बनता है। अकाउंटिंग में आपको डेबिट क्रेडिट यूज़ करना है, स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट यूज़ नहीं करना है। जो पुराने बिजनेसमैन होते थे वो जब डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट नहीं था तब वो अपना हिसाब किताब कैसे बनाते थे? स्टेटमेंट में बनाते थे। कैसे बनाते थे? स्टेटमेंट में। और जब अब आ गया डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, जब से आया, हर बिजनेसमैन चाहता है कि उसका हिसाब किताब अकाउंटिंग में हो तो वो अकाउंटिंग फॉर्मेट को यूज़ करेगा। लेकिन दोनों फॉर्मेट से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले क्या बताए थे आप? फॉर्मेट को देखें तो सबसे पहले था क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग, तो क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया 29,000। इसमें ऐड कर रहे थे ड्राइंग को। देखिए ड्राइंग्स दिया हुआ है ना, ऐड कर दीजिए। ड्राइंग्स 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड हो रहा था, लेकिन आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो फिर ऐड कर दीजिए। कितना आता है ये? इसमें लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग, तो ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है? 17,000। और लेस करेंगे एडिशनल कैपिटल। और कुछ है जो आपके फॉर्मेट में था? एडिशनल कैपिटल कितना है? 750। तो आ जाएगा 17,750। तो बचेगा 250, 18। बताओ ये क्या निकलेगा? अच्छा नेट प्रॉफिट यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि एडजस्टमेंट वगैरह नहीं ना दिया है। एडजस्टमेंट नीचे रहता तब ना ग्रॉस निकले लिखते हैं। तो पहला प्रॉफिट निकल गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए आसान था क्योंकि इसके पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ था। और जब मेरे पास क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं दिया रहेगा तब हमको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो 2 में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, देख लो। तो जब क्वेश्चन नंबर 2 में ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया है, फाइंड आउट करना है ना। दिया हुआ निकाल के क्या? नहीं, फाइंड आउट लिख दिया है। फाइंड आउट का मतलब है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा। तो अभी आपको बताएं कि जब भी आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है तो ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट और लायबिलिटी आपके पास दिया रहेगा और उसके सहारे हम लोग को क्या निकालना है? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। कोई दिक्कत है? तो चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और निकालते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो डेट बताइए। डेट से हम लोग पहचानेंगे कि कौन ओपनिंग कौन क्लोजिंग है। 1/18 31/12/2018 ये होगा ना। यहाँ पार्टिकुलर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स वगैरह लिखने, वैसे एसेट लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। पार्टिकुलर भी चलता है या यहाँ पर एसेट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। 1/1/2018
18 और 31/12/2018। क्लियर। और इधर क्या होता है, लायबिलिटीज। अब आपके पास देखिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको सिर्फ पुट कर देना है कि कौन किसके अंदर आता है, एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है। पढ़ना शुरू कर दिए। सबसे पहले वो तो निकालना है भाई, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। डेटर्स दिया हुआ है, तो डेटर्स देखो एसेट होता है, तो डेटर्स लिखे, उसका दोनों वैल्यू लिखेंगे। और 10,000 ओपनिंग है और 11,000 क्लोजिंग है, एक साथ दोनों निकल जाएगा बड़ा। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है ना, कितना है 5,000 और 2,000। उसके बाद प्रीपेड में मेरा एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना 1,000 और 400। उसके बाद कैश भी एसेट है 600 और 300। और क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स कितना 3,000 और 1,000। बिल्स पेबल भी लायबिलिटी होता है 500 और, अब अपने बुक में देखिए सब आसान। और कुछ है, अनपेड एक्सपेंसेस भी मेरा लायबिलिटी होता है कितना। और कोई दिक्कत है। अब देखो अगर फॉर्मूला वाइज निकालते हैं ना, तो सबको जोड़ना पड़ता, फिर माइनस करना पड़ता, उससे बेटर ये इसमें हम आसानी से। तो चलिए टोटल कीजिए, कितना आ रहा है इसका 16,600 आ रहा है, 11/2 13,700। तो माइनस करके निकालेंगे 16,600 और 13,700। माइनस करके निकालो कितना आता है, 12,200। और इसका कितना आएगा 7 और 5 12 और 4 16, 3 1 4, 12,400। ये क्या निकल गया। अब कैपिटल में ये ओपनिंग होगा और ये क्या होगा, क्लोजिंग। अब इसमें देखो कुछ एडजस्टमेंट है। देखिए आपको क्वेश्चन में ये बनाने के लिए नहीं बोला गया, आपको बनाने के लिए बोला गया प्रॉफिट यानी स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल के कारण, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के कारण हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दिया होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं। तो देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ, तो क्या फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग, कोई दिक्कत है। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा 12,200। और इसमें ड्राइंग हम लोग ऐड करते हैं। ड्राइंग है कहीं क्वेश्चन में, नहीं है तो फिर माइनस कीजिए ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है 12,400। अब देखो यहाँ उल्टा हो रहा है, क्लोजिंग कैपिटल कम है और ओपनिंग कैपिटल ज़्यादा है, तो क्या होता होगा 200 रुपये का लॉस ना हो रहा है। बात समझ आया। शुरू में लगाए थे 12,400 और साल होते होते 12,200 का कैपिटल हो गया, इसका मतलब 200 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो टफ लग रहा है क्या। तो आप दोनों चीज़ सीख गए, जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा तो ऐसे बना देंगे, और नहीं दिया रहेगा तो इसको बनाने से पहले हम क्या निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और इससे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। कोई दिक्कत है तो आगे बनाइए, फिर जहाँ दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।